वेस्ट ना करते हुए काउंसलिंग साइकोलॉजी का यूनिट 2 देख लेते हैं। इसलिए यूनिट हमारा परामर्श प्रक्रिया। इसका मतलब होता है कि परामर्श में जो प्रक्रिया है स्टार्टिंग से लेकर अंत तक वो क्या है, ठीक है। तो इसमें 3 चरण होते हैं, फर्स्ट, मध्य और समापन। यानी कि शुरुआत कैसे होता है, किसी से हम बातचीत करते हैं तो हम पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, हम कौन है, हमारा क्या काम है, आपका क्या काम है ना, ये सब चीज़ें बातें शेयर करते हैं। फिर उसके बाद मिड पोर्शन आता है हमारा। मिडिल में क्या होता है कि जैसे घर फैमिली को ले लो या फिर जिस बारे में हमको बात करना है उस मेन टॉपिक को, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, एंड। जब हम कन्वर्सेशन को ख़त्म करके जाना चाहते हैं तब हम टाटा बाय बाय गुड बाय वाला सीन आता है ना, कि मतलब ठीक है अब बात ख़त्म करते हैं, अब हम जाते हैं। तो सेम प्रक्रिया हमारी काउंसलिंग में भी होती है। परामर्श प्रक्रिया का महत्व, इसका इम्पोर्टेंस देख लेंगे हम और फिर इसका चरण देखेंगे। परामर्श प्रक्रिया विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ती है जो एक दूसरे के पृथक या अलग नहीं है, ठीक है, बल्कि साथ साथ जारी रहता है। ये जो तीनों प्रक्रिया है इसकी, कि मतलब इंट्रो हो गया, मिड पोर्शन हो गया और लास्ट वाला, तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक साथ ही जो हमारा काउंसलिंग का सेशन चलता है उसी के साथ चलते रहती है। क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच विश्वास का रिश्ता बनाने में समय लगता है, ठीक है। 2-3 सेशन के बाद अच्छे से जब क्लाइंट को विश्वास हो जाता है तब वो खुद ही धीरे धीरे खुलने लगता है। यह रातों रात नहीं बनता है। यह विकासात्मक प्रक्रिया है जो किसी निष्कर्ष या समस्या के समाधान तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ती है। परामर्श प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्लाइंट परामर्शदाता संबंध है। क्लाइंट का जो अपने परामर्शदाता के साथ जो रिलेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है। जैसा कि राव ने कहा है, विशिष्टता समानता परामर्श संबंध का महत्वपूर्ण आयाम है। यह क्लाइंट और परामर्शदाता के दृष्टिकोणों, मान्यताओं, गुणों और परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में अद्वितीय है। यह क्लाइंट परामर्शदाता संबंध के सामान्य और वस्तुनिष्ठ पहलुओं के संदर्भ में समान है, जैसे इसमें जानकारी प्राप्त करने और इनका विश्लेषण करने या संज्ञानात्मक तत्व और क्लाइंट द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति का क्रियात्मक तत्व शामिल है। परामर्श प्रक्रिया से क्लाइंट को समस्या समाधान और बेहतर निर्णय प्रक्रिया करने में सहायता मिलती है। इससे क्लाइंट को व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षणिक, करियर है ना, अपने जो स्ट्रेस होता है उन सब चीज़ों को मैनेज करने में, अपने लाइफ में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, ठीक है। मेंटल फिजिकल दोनों हेल्थ के लिए प्रभावी होता है। परामर्श एक सक्रिय प्रक्रिया है जहां क्लाइंट नई अंतर्दृष्टियां और कौशल विकसित करने और ज़रूरी बदलाव करने के लिए परामर्श सत्र के साथ साथ सत्र के बाहर भी सक्रिय रूप से भाग लेता है। परामर्श की पूरी प्रक्रिया क्लाइंट को उसकी चिंताओं या कठिनाइयों का संकट का पता लगाने और प्रशिक्षित एवं योग्य परामर्शदाता की सहायता से अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाने से जुड़ी हुई है। अब देख लेते हैं हम परामर्श प्रक्रिया के चरण। परामर्श विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से प्रभावित होने वाली सक्रिय प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया शब्द आसानी से पहचाने जाने वाले संक्रमणों के साथ एक चरण से दूसरे चरण में प्रगति का या विकास को संदर्भित करती है। अच्छा, इसका पहला चरण है जो क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच में होना चाहिए, वो है तालमेल, यानी रिलेशन बनाना उनके बीच में। परामर्श प्रक्रिया में पहला चरण परामर्शदाता और क्लाइंट के बीच संबंध बनाना है, जो सतत प्रक्रिया है, इसे तालमेल बनाना कहते हैं। इस चरण में जो है परामर्शदाता आपसी विश्वास और सम्मान बनाने के लिए ऐसा अनुकूलन वातावरण जैसा तैयार करते हैं कि शुरुआत करता है ताकि जो है सामने वाला जो हमारा क्लाइंट है वो सुरक्षित महसूस करे, ठीक है। परामर्शदाता द्वारा निष्कष्टता, सम्मान, सहानुभूति ये सब महसूस कर सके। उसको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हमारा जो भी बात हो रहा है, हम जो भी चीज़ें क्लाइंट के साथ अपने काउंसलर के साथ शेयर कर रहे हैं वो बातें बाहर तक जा सकती हैं या काउंसलर मेरा मजाक बना रहा है। इन सब चीज़ों से उनको दूर रखना, उनको सुरक्षित महसूस कराना, यही हमारा पहला चरण है, यानी तालमेल बनाने का चरण है। अच्छा, परामर्शदाता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि परामर्श का उद्देश्य ऐसा चिकित्सीय संबंध विकसित करना है जो क्लाइंट की ज़रूरतों की पहचान करने में सहायक हो और क्लाइंट द्वारा उसकी समस्याओं के साथ साथ उसके निर्णयों या समाधान की जिम्मेदारी स्वीकारने में सहायक हो। परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत परामर्शदाता को और क्लाइंट की ओर से निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्ष्यों में होती है। क्लाइंट के साथ सहज और सकारात्मक संबंध बनाना, ठीक है, उस पर चिल्लाना नहीं, आक्रामक बिहेव नहीं करना, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट है, ठीक है।
क्लाइंटों को परामर्श प्रक्रिया को साझा जिम्मेदारियों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दे देना कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मतलब मैं आपका फ्रेंड नहीं होता है, जब फ्रेंड आप फ्रेंकली कुछ भी नहीं बोल सकते हो, है ना। मतलब एकदम सही लहजे में बोलना है। और क्या क्या आपके जो मतलब जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, किसी अजनबी से, तो हम एकदम उसके कंधे पे हाथ रखे तो बात नहीं करने लगते ना, और बता भाई कैसा है, हम उसे फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो वही सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इसमें भी मायने रखती है क्लाइंट और काउंसलर के बीच में। हाँ, भरोसेमंद, स्पष्ट और निष्कर्ष संप्रेषण को सुगम बनाना। ट्रस्टेड होना चाहिए आपका जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, एकदम ट्रांसपेरेंट होना है काउंसलर को, ताकि जो क्लाइंट है अपनी बातों को साफ साफ रख पाए। ठीक है। क्लाइंट की उस चिंता का पता लगाना जिसकी वजह से वो आपके पास आया है। परामर्श प्रक्रिया जारी रखने के लिए जरूरी जानकारी या आकलन जानकारी प्राप्त करना, उसकी रणनीति बनाना। यानी जो जो आपको लग रहा है क्लाइंट की बातों से अगर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो किस वजह से आया है, ठीक है, तो हमको अपना एक टारगेट बनाना होगा, एक प्लान करना होगा। ठीक है, कि हमको ऐसे ये करना है, ये काम ऐसे करना है, तो फिर जैसे कि क्लाइंट के बारे में हम और जानकारी जान सकें। इसमें क्या हो सकता है कि हम फैमिली मेम्बर से भी बात कर सकते हैं, उसके फ्रेंड से भी बात कर सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा समझ सकते हैं। सहायता मांगने के कारणों को साझा करना और उनकी व्याख्या करना, इन सब चीज़ों को बताया गया है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा चरण है हमारा क्लाइंट की समस्याओं को समझना और उनका आकलन करना। वास्तव में क्लाइंट की समस्या समझने की शुरुआत संबंध बनाने की प्रक्रिया के दौरान ही शुरू हो जाती है। परामर्श प्रक्रिया में आकलन का महत्वपूर्ण स्थान है। आकलन प्रक्रिया के दौरान समस्या के विभिन्न पहलुओं और समस्या का सामना करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी के साथ साथ संदर्भ की समझ एकत्र की जाती है। आकलन प्रक्रिया में विभिन्न कौशल जैसे प्रेक्षण, साक्षात्कार, व्यक्तिगत इतिहास समझना, यानी उनके पास्ट के बारे में थोड़ा मोड़ा जानकारी रखना, फैमिली के बारे में, है ना, उनका जो भी पहले का रिलेशन रहा है, थोड़ा मोड़ा जानकारी रखना चाहिए। सूचनाओं को लिखना या ध्यान देना, परिकल्पना बनाना आदि, ये सब चीज़ें शामिल है। एकत्रित जानकारी को क्लाइंट के जीवन के अन्य महत्वपूर्ण लोगों जैसे परिजनों, मित्रों, साथियों, ठीक है, ये सब किसी भी पर्सन के इम्पोर्टेंट एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। ठीक है, तो इन सब से जानकारी को हासिल करना, और मतलब क्लाइंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप उन पे डाउट कर रहे हैं या आप उनको गलत ठहरा रहे हैं। ठीक है, क्लाइंट से पूछने के बाद ही आप जानकारी ले सकते हो। व्यक्तिगत जीवन वृत्त, ये हो गया हमारा केस हिस्ट्री, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। केस हिस्ट्री हम कैसे ले सकते हैं? क्लाइंट जिस समस्या का सामना कर रहा है उसका आकलन करने और उसे परिभाषित करने के लिए व्यक्ति का जीवन वृत्त प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण कदम होता है। जीवन वृत्त यानी कि केस हिस्ट्री प्राप्त करने की प्रक्रिया आमतौर पर क्लाइंट के बारे में नाम, उम्र, उनका जेंडर क्या है, एड्रेस, पता है ना, पता उतना तो मैटर नहीं करता है, बट फिर भी सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसी है उनकी, उनका जो पढ़ाई लिखाई वाला सेक्शन था, उनका शिक्षा कैसा है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना। क्योंकि अब देखो जेंडर बेस पे भी कुछ समस्याएं होती है ना, और एज के दौरान ही हम कुछ ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर बच्चा है वो छोटा है ना, 12 साल का है, 16 साल का है, तो उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाएगा, बच्चे की तरह किया जाएगा, है ना। अगर कोई बड़ा है या कोई बुज़ुर्ग है तो उनके हिसाब से किया जाएगा, इसलिए एज वगैरह भी मायने रखता है। इसके अलावा क्लाइंट की समस्या प्रस्तुतिकरण, लक्षण और व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक रूप, रंग, मौखिक और गैर मौखिक। अच्छा, इसमें सिर्फ क्लाइंट का जो वो बोल रहा है उनकी बातों पे ही हमको ध्यान नहीं देना है, उनके बोलने का लहजा क्या है। जैसे हम कभी कभी किसी से बात करते हैं ना, जैसे पीके मूवी में एक सीन था अच्छा वाला, तो ये 3-4 तरह से वो अच्छा बोलता है। ठीक है, तो उनका टोन देखा जाता है। अगर क्लाइंट हमसे बात कर रहा है तो उसका बात करने का लहजा क्या है, वो ऊँची आवाज़ में बात कर रहा है या कभी उसकी आवाज़ एकदम तेज़ हो जा रही है, कभी एकदम धीरे हो जा रही है, घबराहट है उसकी बातों में, है ना, ये सब चीज़ें, वो पैर हाथ हिला रहा है, वो डरा हुआ सा है, इन सब चीज़ों पे गैर मौखिक इसको कहते हैं। ठीक है, वो बोल नहीं रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है उसे बतला रही है कि वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, उसके इमोशंस, फीलिंग्स को भी जानना, ये सब भी क्लाइंट की केस हिस्ट्री में आता है। कभी कभार भाव भंगिमा और हाव भाव क्लाइंट्स द्वारा बताई गई बातों से अधिक जानकारी प्रकट कर देती है। ठीक है, क्लाइंट अगर किसी चीज़ को बहुत हंस रहा है, वो हंस के बात कर रहा है आपको, मतलब वो ये जताना चाह रहा है कि वो बहुत खुश है, संतुष्ट है, उसको आपके सेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन उसके हाथ पाँव एकदम काँप रहा है। अब देखो कोई खुश है तो इस बात में उसके हाथ पाँव क्यों काँपेंगे, है ना, जाहिर सी बात है। वो कुछ छुपाना चाह रहा है या आँखों को बार बार पल के बहुत झटका रहा है, इधर उधर सर घुमा रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसमें नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ता है। व्यक्ति जीवन वृत्त लेने की प्रक्रिया से पहले परामर्शदाता के लिए यह जरूरी है कि
वह क्लाइंट को आश्वस्त करे कि उसके द्वारा परामर्शदाता से साझा की गई जो भी बातें हैं उसको गोपनीय रखा जाएगा, सुरक्षित रहेगी उसके पास, काउंसलर के पास। ठीक है, उसे इस बात से के प्रति फिर से चिंतित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट की अनुमति के बिना किसी को भी यहाँ तक कि उनकी जानकारी प्रकट नहीं करनी है। ठीक है, ये सब बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इन सबको हम नोट रख सकते हैं। व्यक्ति जीवन वृत्त और साक्षात्कार के साथ साथ परामर्शदाता समस्या निदान के लिए कुछ मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग कर सकता है। इस तरह परामर्शदाता विभिन्न तरीकों से, विभिन्न स्रोतों के माध्यम से उनके बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकता है। यह समझ क्लाइंट के साथ साझा की जाती है क्योंकि परामर्श प्रक्रिया सहयोगिता यात्रा है, जहां क्लाइंट के लिए भी यह जरूरी है कि वह होने वाले परिवर्तन के लिए स्वयं समझ और स्वयं जिम्मेदारी विकसित करें। क्लाइंट की समस्याओं की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए परामर्शदाता निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकते हैं। समस्या वर्णित करना, समस्या की पहचान करें और इसे विशिष्ट रूप, वस्तुनिष्ठ रूप से, सुस्पष्ट रूप से परिभाषित करें। समस्या गंभीरता और समस्या की अवधि में योगदान देने वाले और इसे बरकरार रखने वाले क्या कारण है, इसका पता लगाना। दूसरा है समस्या का अन्वेषण करना। ठीक है, विभिन्न स्रोतों और विधियों के माध्यम से समस्या के बारे में जानकारी एकत्र करना, जैसे फैमिली मेम्बर, दोस्त, प्रियजन। क्लाइंट्स ने अब तक कौन कौन सी विधियाँ या तरीके आजमाए हैं, इनमें कौन कौन से कारगर रहे या कारगर नहीं रहे, इन सब चीज़ों के बारे में जानना। जानकारी एकत्र करना, जानकारी एकत्रित करना, तीसरा पॉइंट जानकारी एकत्रित करना ही नाम है। सभी एकत्रित सूचनाओं को यथाक्रम व्यवस्थित करना, सजा कर रखना और उसमें से मतलब छांट-बीट करना कि कौन सा काम में आएगा, कौन सा नहीं। तीसरा इनका पॉइंट आता है नैदानिक निरूपण, डायग्नोस्टिक फॉर्मूला आ गया। मूल्यांकन में अगला कदम निदान निरूपण है, निदान करना। परामर्शदाता द्वारा नैदानिक निर्णय लेने से निदान निरूपण प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। परामर्शदाता चिकित्सक और क्लाइंट और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से साक्षात करना, ये तो जो फैमिली मेम्बर या जो भी उनके रिश्तेदार है, करीबी है, पार्टनर है, उनसे जानकारी लेना कि जो क्लाइंट बता रहा है उस बात में मतलब उनका भी क्या योगदान है, कहीं उनकी वजह से तो क्लाइंट परेशान नहीं है, उनको क्या हेल्प करनी चाहिए अपने क्लाइंट की, इन सब चीज़ों में उनकी जानकारी लेना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर क्लाइंट से सहयोग्य से लक्ष्य निर्धारण, समग्र परामर्श प्रक्रिया की संरचना प्राप्त करने के लिए लक्ष्य निर्धारण करना महत्वपूर्ण कदम है। इससे परामर्शदाता और क्लाइंट को संरचना और दिशा मिलती है कि उनको क्या करना है आगे। लक्ष्य वांछित परिणाम को दर्शाता है। यह जान लेना कि परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कोई लक्ष्य प्राप्त किया जाना है, क्लाइंट में आशा की भावना लाता है और उसे अभिप्रेरित करता है। इससे आगे क्लाइंट को समस्या के यथार्थवादी समाधान की दिशा में काम करने में सहायता मिलती है और यह निर्धारित होता है कि क्या हासिल किया जा सकता है। ठीक है, परामर्श रणनीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना, जो भी रणनीतियाँ हैं उन सबको बनाना और उन सबको लागू भी करना। ठीक है, समापन और अनुवर्ती कार्रवाई, क्लाइंट को परामर्शदाता के बीच चिकित्सकीय संबंध स्थायी और सदैव रहने वाला संबंध नहीं है। मतलब क्लाइंट को ये बताना कि देखो तुम्हारे और मेरे बीच जो रिलेशन है वो आपकी लाइफ टाइम तक मैं साथ नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ, आपका रिलेटिव नहीं हूँ। ठीक है, मैं एक डॉक्टर हूँ और आप एक क्लाइंट हो। ठीक है, आप मेरे पास आए हो, आपकी समस्या है, इसलिए मैं आपका समस्या का समाधान बता दूंगा, उसके बाद आपको लाइफ में खुद ही समस्या करना। मतलब वो जो रिलेशन है हमारा बना कर रखना है, उसको ये नहीं फील करवाना है कि वो मेरे साथ इतना कंफर्टेबल हो जाए कि मतलब एकदम फ्रेंड ही समझ ले। ठीक है, वैसा वाला नहीं है, क्योंकि रिलेशन तो हम उसका मतलब कुछ हाथ घंटों का या कुछ दिन महीनों का हो सकता है ना क्लाइंट के साथ। तो इन सब बातों से क्लाइंट को भी समझाना है और ख़ुद को भी, नहीं तो बाद में क्लाइंट को और ज़्यादा नुकसान हो सकता है उसकी जो प्रॉब्लम थी अब वो और ज़्यादा बड़ी हो जाए। ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। औपचारिक समापन के मुख्य 3 कार्य सिद्ध होते हैं। अच्छा, इसे औपचारिक समापन कैसे करना है, इसमें भी क्लाइंट को यह जताना कि परामर्श पूरा हो गया है। जब हमको सेक्शन को ख़त्म करना है तो हमें क्लाइंट को यह एहसास दिलाना होगा कि हमारा जो सेशन था वो ख़त्म हो गया और अब आप आत्मनिर्भर बन गए, यानी कि आप खुद से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, इतने आप काबिल बन चुके हो। क्लाइंट ने अपनी समस्याओं और समायोजी नीतियों रणनीतियों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली है। यह
परिपक्व हो गया है और अब वह अधिक प्रभावी और स्वतंत्र रूप से सोचता और कार्य करता है। मतलब अब वो जा सकता है, अब वो अपनी लाइफ को अच्छे से जैसे नॉर्मल लोग इस्तेमाल करते हैं, इंजॉय करते हैं, उस तरीके से वो कर सकता है। तीसरा पॉइंट है हमारा, परामर्श सत्र के दौरान सीखे गए कौशल और रणनीतियाँ और आय परिवर्तन क्लाइंट के सामान्य व्यवहार में सामान्यीकृत हो गए हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कारक और घटक। परामर्श सीधी चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, पता ही है हमें, कंटिन्यू चलती है और थोड़ी इधर उधर की भी बातें होती हैं, मतलब घुमा फिरा करके, बल्कि यह कई सारे कारकों से प्रभावित होने वाली गतिशील प्रक्रिया है। इन कारकों को समझने में परामर्शदाता को कुछ काम करने पड़ते हैं, जो कि ये रहा पहला हमारा भौतिक परिवेश या फिर संदर्भगत कारक। तो ये पहला कारक है हमारा, परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए ऐसी भौतिक परिवेश या संदर्भ होना महत्वपूर्ण है जो क्लाइंट्स को शुरुआत करने के लिए गोपनीयता और सुरक्षा का बोध प्रदान करता है। परामर्श का जो कमरा होना चाहिए, काउंसलिंग का जो कमरा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, एकदम शांत होना चाहिए, आसपास का माहौल एकदम शांत होना चाहिए। और अगर आप ऐसे रूम में हैं, मान लो कि आप भाड़े के रूम में हो या फिर ऐसे रूम में आप सेक्शन ले रहे हो जहाँ पे मतलब लोग आते जाते रहते हैं, कोई भी डायरेक्ट रूम में आ जाता है, तो आपको पहले से नोटिस लगा देना है, नो एंट्री वाला। ठीक है, जैसे बहुत सारे होटल वगैरह में आप देखे होंगे, नो एंट्री का बोर्ड लगा देना है। और आपके जो भी फैमिली मेम्बर या भी जो भी लोग आपसे आते हैं, रूम में डायरेक्ट आ जाते हैं, उनको सख्तली मना कर देना है कि अभी आपका सेक्शन चल रहा है, आप क्लाइंट के साथ बैठे हो, तो यहाँ कोई भी ना आए, कोई भी शोरगुल ना करे। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा होगा या फिर कोई भी ऐसा दीवार ना हो जैसे ट्रांसपेरेंस टाइप का नहीं हो, मतलब आवाज़ बाहर आए जाए या लोग ताक झाँक कर सके। ठीक है, खिड़की दरवाजे को बंद रखना है ताकि क्लाइंट को ये महसूस हो सके कि वो जो भी बातें कर रहा है या उन दोनों के बीच जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उनके बीच ही रहे। नहीं तो वो इस डर से कि कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई आ रहा है, ठीक है, तो इस डर से वो पूरा नहीं अपनी बात बता पाएगा। बैठने की व्यवस्था इस तरह से होनी चाहिए कि क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच की दूरी दोनों को बरकरार रखें। मतलब एकदम ज़्यादा पास भी नहीं रहना चाहिए आपका जो भी चेयर टेबल है, और एकदम दूर भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच मेज या किसी अन्य फर्नीचर की उपस्थिति कई बार शारीरिक और मनोवैज्ञानिक या प्रतीकात्मक बाधा पैदा कर सकती है। मतलब उनके बीच में कोई टेबल या चेयर ऐसा कुछ रहता है ना, तो वो बार बार उसको देखते हैं, उस पर हाथ पैर मारने लगते हैं, तो इनसे क्या होता है, उनके बीच का जो कनेक्शन है ना, वो कहीं कहीं कट होने लगता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको नहीं रखना है, जिससे क्लाइंट और परामर्शदाता के बीच तालमेल बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बैठने की व्यवस्था को एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर रखना चाहिए। ठीक है, ताकि क्लाइंट या तो परामर्शदाता को देख सके या सीधे आगे। क्लाइंट परामर्शदाता की सहजता के स्तर, उपलब्ध संसाधनों, ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखना है। परामर्शदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परामर्श के दौरान सत्र में बाधा या व्यवधान नहीं आएगा। नो एंट्री का बोर्ड उन्होंने लगा दिया, वो क्लाइंट को भी बता दे कि देखिए हमारी और आपके बीच जो बात हो रही है तीसरे पर्सन तक नहीं जाएगी, जब तक आप नहीं कहोगे, आपके फैमिली मेम्बर तक भी नहीं जाएगी, और इस रूम मतलब हमारी जो बात है कोई और नहीं सुन रहा है। परामर्शदाता को फ़ोन साइलेंट मोड पर रखना चाहिए, और मतलब बार बार फ़ोन उठाएंगे या मैसेज चेक करेंगे, उसका मैसेज का रिंगटोन बजेगा तो वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्लाइंट भी डिस्टर्ब हो सकता है। कमरे के बाहर परेशान नहीं करें, ये वो मैंने बताया जैसे नो एंट्री का बोर्ड लगा देना। भौतिक परिवेश के अलावा परामर्शदाता को बेहतर संबंध बनाने और सुनने की पहल करने के लिए क्लाइंट के चिकित्सा विशेष के लिए शोलर यानी कि SOLER तकनीक का ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एस का मतलब हो गया क्लाइंट को उचित रूप से देखें, अर्थात आपकी मुद्रा ऐसी लगनी चाहिए जिसे क्लाइंट आपको भागीदारी के रूप में महसूस कर सके। मतलब हल्का झुका हुआ रहना चाहिए क्लाइंट की ओर, बॉडी है ना, एकदम स्ट्रेट होकर के नहीं बैठ रहना है कि मतलब एकदम सीधे आप चेयर की तरह पोजीशन में बैठे हो।